ध्वनिर्वर्णा भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। ये कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय सरकार और राजनीति की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वर्षा सागुरकर। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा की थी और आज राष्ट्रपति को जो संकट काल में शक्तियां प्राप्त है उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक राज्य में संकट काल में उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी शक्ति संपन्न अधिकारी की आवश्यकता होती है, जिनको कि आपातकालीन शक्तियों या आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष शक्ति प्राप्त हो। संघीय देश में यह सत्ता सरकार में निहित की जाती है। वस्तुतः संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही होता है और राष्ट्रीय कार्यपालिका में संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान अत्यधिक शक्तियां निहित कर दी जाती है, जिससे यह भी संभव है कि कार्यपालिका निरंकुश रूप धारण करने का प्रयत्न करे। अर्थात संकटकालीन शक्तियां जिनको प्रदान की जाती है वो इतनी अधिक होती है कि एक राष्ट्र अध्यक्ष चाहे तो निरंकुश राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है और उसके साथ कुछ विशेष रक्षक प्रावधान भी समावेशित किए गए हैं जो कार्यपालिका के इस निरंकुश बनने की प्रवृत्ति पर अवरोध का कार्य करते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो शक्ति प्रदान की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 352। आप लोग जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इस धारा का समावेश अवश्य कीजिएगा कि धारा 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था। मूल संविधान के अनुच्छेद 362 में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को जब ये अनुभव हो या ऐसा लगने लगे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या किसी अन्य भाग, भारत के ही अंतर्गत किसी अन्य भाग में शांति और व्यवस्था भंग होने का या नष्ट होने का भय है, तो ऐसी परिस्थिति की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रह सकती है और संसद की स्वीकृति हो जाने के पश्चात
जब तक स्थिति है यह व्यवस्था लागू रह सकती है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसमें कुछ संशोधन किया गया और ये इसलिए किया गया ताकि संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। तो हम ये देखेंगे कि 44वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आप तुलना कीजिए, पहले संविधान में था कि राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि आप घोषणा नहीं कर पाएंगे और घोषणा तभी करेंगे जब संसद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा आपको ऐसा लिख कर दिया गया हो। इसी प्रकार जब आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर जो आशंका होगी तो ऐसी स्थिति में ही आपातकाल घोषित किया जा सकेगा। आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं होगा। फिर से हम तुलना करते हैं। पहले संविधान यानी मूल संविधान के अनुसार आंतरिक शांति भंग होने की स्थिति में भी आपातकाल घोषित किया जा सकता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर ही 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तीसरा ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी ये पृथक पृथक भी हो सकता है, जितने उपस्थित हैं संसद के सदस्य और मतदान में जितने लोग भाग लेंगे उनके 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। यानी घोषणा किए जाने के बाद भी विशेष बहुमत और आगे जारी रखने के लिए फिर से संसद की स्वीकृति आवश्यक की गई। और लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक में लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग में अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक, लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर मांग करेंगे तो अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस प्रकार की जो भी आपातकालीन स्थिति है उसे न्याय योग्य बना दिया गया है, अर्थात अब आपातकालीन स्थिति के बारे में न्यायालय में शरण ली जा सकती है या चुनौती दी जा सकती है। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए ही की जा सकती है, देश के कुछ भागों के लिए नहीं। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अगर 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा करते हैं तो जिस भाग के लिए है या कुछ भाग के लिए है या छोटे सी जगह के लिए वहीं पर लागू होगी, बाकी जगह पर नहीं। अब जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर देंगे तो उसके कुछ संवैधानिक प्रावधान भी होंगे या प्रभाव भी होंगे। कैसे? तो जब घोषणा हो जाएगी तो संवैधानिक प्रभाव इस प्रकार से होंगे कि जैसे ही यह घोषणा लागू होगी या घोषणा की जाएगी उस समय 19वें अनुच्छेद के द्वारा
नागरिकों को जो 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है उसको प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण लागू किया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हमें या नागरिकों को दी गई है उसे स्थगित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकेगा। आप साथियों ये ध्यान रखिएगा कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण में ही 19 में जो हमको स्वतंत्रताएं मिली है उसे स्थगित किया जा सकेगा, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो फिर स्थगित नहीं किया जा सकेगा। संविधान के जो अनुच्छेद 19 है उसकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों के साथ ये उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह कानून लागू की गई आपात स्थिति की घोषणा के कारण बनाए गए हैं। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा ये कानून भी समाप्त हो जाएंगे और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 32 में जो नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसको भी स्थगित किया जा सकता है और नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसके दौरान न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमें दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता प्रदान की है उसे किसी के भी द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आए कि क्या आपातकाल के दौरान कौन सी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, तो वो केवल जीवन की स्वतंत्रता या दैहिक स्वाधीनता या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो हमें प्रदान की गई है उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अन्य मौलिक अधिकारों के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। और इसके साथ ही संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यदि राज्य में कोई कानून संघ का विरोधी हो या संघीय कानून का विरोधी हो तो वे विरोध की सीमा तक अमान्य होंगे, यानी आपातकाल लागू है तो उसे अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सूची के संबंध में संघ के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो आपातकाल की घोषणा के 6 माह तक या 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। साथ ही संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सके कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, और राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा यह निर्देश भी दे सकते हैं कि संघ और राज्यों में आय के वितरण के संबंध में कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार ही संशोधित रहेंगे और ऐसा प्रस्ताव बनाकर संसद के सामने रखा जाएगा। अर्थात किसी भी भारत की भूमि के लिए जब विशेष भाग के लिए आपात की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में भी लागू नहीं होगी जिस राज्य में किसी राज्य में या किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा लागू की गई है, अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस समय तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए कोई संकट हो। अर्थात इस घोषणा के साथ संघ की कार्यपालिका को, राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। ये तो हुई घोषणा
लेकिन व्यवहार में भी बहुत सारी चीजें हैं कि 1962 में, 1971 में और 1975 में इस तरह के संकट काल की घोषणा की गई थी और इन्होंने कहा था कि बाहरी आक्रमण के कारण संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए जब 62 में घोषणा की गई थी तब हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद है 21 और 22 उसको स्थगित कर दिया गया था और न्यायालय में शरण लेने को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया था। जो भारत प्रतिरक्षा नियम है, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा है या उसका नियम है, भारत प्रतिरक्षा नियम है, उसके अनुसार सारे नियम बनाए गए थे। और 1962 में जो संकट काल की घोषणा की गई थी वो 1968 तक जारी रही थी। इसका कारण था कि 1962 में और उसके बाद 1975 और 1971 में भी इस तरह की घोषणाएं की गई। जैसे कि 1971 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो यह घोषणा 1977 तक जारी रही थी, यानी 71 से 77 तक पूरे देश में आपातकाल की स्थिति विद्यमान थी। फिर दूसरी ओर हम आते हैं। पहला था संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब आते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है कि राज्यों का जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तब आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो संविधान की संघीय सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार ही चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, तो वहां उसी समय संकट काल की घोषणा की जाती है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि यह है कि प्रथम प्रकार के संकट की जो घोषणा की जाएगी उसमें मूल संविधान के अनुसार संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पारित करके 6 माह के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। फिर 42 से संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 माह की जगह इसे 1 वर्ष कर दिया गया। फिर 44वां संवैधानिक संशोधन में इसे फिर से 6 माह कर दिया गया। इस प्रकार संवैधानिक संशोधन 44 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए 1 वर्ष की अवधि और उसे अधिक समय तक जारी रखने का प्रस्ताव संसद के द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो अथवा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य की परिस्थितियों के कारण राज्य में चुनाव कराना असंभव है या संभव नहीं है। जैसे ही संकट काल की घोषणा की जाएगी उसका संवैधानिक प्रभाव ये होगा कि राज्य का पूरा संचालन, उसकी विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको ये अधिकार दे सकती है कि वह इस शक्ति को किसी अन्य अधिकारी को प्रदान कर दे। राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारियों को शक्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो और राष्ट्रपति को संचित निधि से व्यय करना हो तो इस प्रकार का आदेश
राष्ट्रपति दे सकते हैं और संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार जितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की है उन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन उनको जीवन की और दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। संविधान के द्वारा व्यवहार में इस तरह की संकटकालीन स्थिति का सामना 116 बार करना पड़ा है। पहली बार 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो 1951 में पंजाब के भार्गव मंत्रिमंडल के कारण इस तरह की घोषणा की गई थी। बाद में 1952, 54, 56, 59, 61 लगातार हम देखते जा रहे हैं कि 116 बार इस तरह के संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। और इस प्रकार 1967, 1974, 1991 ऐसे चलते ही जाते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में हमको राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। अभी कश्मीर राज्य आपको देखने को मिल रहा है, चुनाव हो गए हैं, लेकिन उसके पूर्व वहां पर राष्ट्रपति शासन कई सालों तक वहां पर लागू था। तो राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब वहां की व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हो। एक जैसे पंजाब में था, आपने भिंडरावाला कांड या पंजाब के जो आतंकवादी व्यवस्था देखी थी, उस समय भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और पंजाब राज्य में जो कानून और व्यवस्था थी वो संतोषजनक स्थिति में ना होने के कारण 1983 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर मार्च 1984, अगस्त 1984 में फिर से संविधान में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी वो बढ़ाई गई थी और दिसंबर 1985 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो इस प्रकार देखते हैं कि बहुत सारी बिगड़ी हुई स्थिति के कारण बार बार राष्ट्रपति शासन लगाते गए और उसमें परिवर्तन करके उनकी अवधि बढ़ती गई। जैसे कि पंजाब का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसी प्रकार 1989 में नागालैंड, कर्नाटक में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1990 में आसाम में, 1991 में तमिलनाडु में और 1992 में फिर नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाना कुछ आपत्तिजनक माना गया था। लेकिन बार बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता रहा। फिर अगर हम उस तरफ आते हैं 98 के तरफ, तब वहां पर बिहार की तरफ हम देखते हैं कि राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से ये सिफारिश की थी कि बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लगा दे और राज्य विधानसभा को स्थगित कर दे। लेकिन फिर से विचार किया और राष्ट्रपति की भावना का सम्मान करते हुए जब राष्ट्रपति ने उनको पुनर्विचार के लिए कहा तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया। लेकिन फिर 1999 फरवरी में 2 राज्य गोवा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बिहार, जहां पर कानून और व्यवस्था की दुर्गति के कारण 18 माह पुरानी राबड़ी देवी सरकार को भंग करके अनुच्छेद 356 को लागू किया गया। वहीं गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण स्थायी सरकार बनने की संभावना न होना बताया गया। फिर 2001 में आते हैं तो मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल के कारण राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 2002 में ओक्रम इबोबी सिंह के नेतृत्व में फिर से नई सरकार की घोषणा की गई। फिर उत्तर प्रदेश में 2002 में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर बार बार संवैधानिक स्थिति के अनुसार या संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलाए जाने की स्थिति में धारा 356 का प्रयोग किया गया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब हम आते हैं संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार।
यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत की वित्तीय व्यवस्था या स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वो वहां पर वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार की घोषणा, प्रथम प्रकार यानी युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषणा के लिए जो है वो इनके लिए भी। जैसे ही आर्थिक संकट की घोषणा होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस घोषणा के कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। संकट अगर घोषित हो गया तो ऐसी अवधि में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य की सरकार को यह आदेश दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का आदेश। संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति वेतन में कटौती कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि राज्य में जितने भी वित्त विधेयक हैं वो स्वीकृति के लिए उनके पास भेजे जाएं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को आवश्यक निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकते हैं और उनके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी अंत किया जा सकता है। इस प्रकार संकट काल यानी आर्थिक संकट काल में ये प्रावधान रहेंगे। ये तो शुक्र की बात है कि आज तक इस प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ा है, और लेकिन फिर भी वित्तीय प्रावधान या वित्तीय संकट काल के संबंध में कुछ लोगों का यह कथन है कि वित्त एक बहुत अधिक नाजुक मामला है और इस संबंध में संकट की कोई घोषणा विश्वास के वातावरण को जन्म देने के बजाय भय का वातावरण खड़ा कर देगी और उसके कारण आर्थिक अस्थायित्व बढ़ जाएगा और भारत की साख को भारी क्षति पहुंचेगी। तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये याद रखिएगा। 352 यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद 356 यानी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, और तीसरा जो 360 है वो वित्तीय संकट। ये इस स्थिति में राष्ट्रपति को ये विशेष शक्तियां प्राप्त है। लेकिन संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, क्या वास्तव में जैसा बताया गया है वैसे ही प्रावधान होते हैं या व्यवहार में उसका उपयोग वैसा ही होता है? इसके लिए हमें संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना होगा। हालांकि भारतीय संविधान के जो आपातकालीन उपबंध हैं, जो संकटकालीन शक्तियां हैं, उसके संबंध में उनको कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे आशंकाएं लोगों ने व्यक्त की थी कि ये बड़ा ही शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे, इस तरह की चीजें हमारे देश में आ गई है और ऐसी शक्तियां अगर राष्ट्रपति को दे दी गई है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसके हाथ में ये संकटकालीन शक्तियां हैं उससे वो एक निरंकुश शासक बन सकता है। लेकिन बहुत सारे आलोचनाएं हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है कि संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करके, कुछ आलोचकों का यह कहना है, जो हमने संघात्मक स्वरूप बनाया था उसका हमने अंत कर दिया है। संघात्मक में ये होता है कि संघों को शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को देकर पूरा केंद्र राष्ट्रपति को बनाकर राज्यों की स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया है। तो जब संविधान संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है, तो जब संकटकालीन शक्तियां आती है तो वो सारी संघात्मक व्यवस्था को समाप्त कर देती है। टी कृष्णमाचारी जो थे संविधान सभा में
सदस्य के रूप में उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक दिखाई देता है और युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। और ये हमारे देश के लिए, अगर आप आलोचना को ध्यान से देखें, तो आवश्यक भी था कि शांति काल रहे तो संघात्मक यानी शक्तियां बटी रहे, जब युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो पूरा देश एक हो जाए ताकि सबकी सुरक्षा हो सके। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को इस बात पर आपत्ति थी कि जैसे बीमर है, जर्मनी का बीमर संविधान, उसके गणतंत्र के संविधान जो 1919 है, उसमें जो संविधान का अनुच्छेद 38 है, उसके माध्यम से ही वहां का जो शासक था वो तानाशाह बन गया था और वैसी की वैसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को भी प्रदान कर दी गई है। सारे निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में हैं और पहला जो संविधान था उसके अनुसार संसद से बिना पूछे भी यह घोषणा 1 माह तक लागू की जा सकती है और इस अवधि में कोई चाहे तो संसद को भंग भी कर सकता है और इस अवधि को बढ़ा सकता है। इस प्रकार इन शक्तियों का दुरुपयोग करके कोई भी शासक अधिनायक बन सकता है। फिर शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग संभव। ये भी माना जाता है कि जब धारा 356 या अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों का जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो इसके संबंध में यह भय प्रकट किया गया था कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में जो विरोधी दल है उनको समाप्त कर सकता है, उनका दमन कर सकता है। ऐसा ही एक मामला आया था 1959 में, जब केरल के साम्यवादी मंत्रिमंडल को इसी प्रकार से पदच्युत किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह भय निराधार नहीं था। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति सामने आई और उसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब आदि में जो संवैधानिक संकट की घोषणा की गई, उसके संबंध में भी इसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि केंद्र का सत्ताधारी दल राज्यों से विरोधी दल को समाप्त करना चाहता है, इसीलिए इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार ये आलोचना की गई है। फिर एक और आलोचना ये है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही संकट काल की घोषणा होगी वैसे ही सारे आदेश राष्ट्रपति के माध्यम से आएंगे, इससे कि राज्यों को जो वित्तीय स्वायत्तता मिली है कर लगाने की या वसूलने की, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी और राज्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार संकट काल के समय राज्यों की स्थिति बहुत ही अधिक दुर्बल हो जाएगी। फिर मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकट काल के अधिकारों की या संकटकालीन प्रावधानों की सबसे बड़ी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सारे के सारे प्रतिबंधित हो जाएंगे या तो समाप्त हो जाएंगे। नागरिकों को मौलिक अधिकार उनके मौलिक होने के कारण, उनके व्यक्तित्व का विकास करने के कारण, उनकी चहुमुखी उन्नति करने के लिए प्रदान किए गए हैं, लेकिन बार बार संकटकालीन घोषणा होगी तो ऐसे में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपने को आगे बढ़ाने का, अपनी उन्नति करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा था कि जब 1942 में हम लोग जेल में थे तब युद्ध न होने के बावजूद भी विदेशी सरकारों ने हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण से वंचित करना उचित नहीं समझा। यदि अब राष्ट्रपति को इन अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति दी जाती है तो ये संविधान के नाम पर धब्बा होगा, अतः संविधान में इसे स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि विदेशी सरकार ने भी हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, अब तो स्वदेशी सरकार है और इस प्रकार से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो ये तो बहुत सारे वाद विवाद के विषय है। मूल रूप से ये हम देखते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है
राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है। आपको मैंने अभी बताया कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल जब राष्ट्रपति को लिख कर देगा तभी संकट काल की घोषणा की जाएगी, और यदि वह कार्यपालिका शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो संसद उन्हें सबक दे सकती है। इसके साथ ही सभी मामलों में आपात उद्घोषणा के रूप में केंद्रीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप संकट काल की समाप्ति पर स्थिर मंत्रिमंडल की स्थापना करना संभव हो पाएगा, और आर्थिक संकट का सामना करने के लिए वित्तीय आपात की व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में आवश्यक समन्वय या सामंजस्य करना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लोग न्यायालय में चले गए और न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है तो यह देखा जा सकता है कि निर्णय सचमुच किसी सामग्री पर आधारित था, क्या वह सामग्री मामले से संबंधित थी। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राज्य की विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपतीय उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाए। न्यायालय के अनुसार यदि विधानसभा भंग कर दी गई है और सरकार भी बर्खास्त कर दी गई हो तो जैसे ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा है उसे अवैध घोषित किया जाएगा। तो न्यायालय विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है, यानी एक साथ दोनों चीजें भंग नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो न्यायालय का निर्णय है उसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद को संसद के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय संसद में ही किया जा सकता है। यह मामला किसी के भी, भले ही वह राज्यपाल या राष्ट्रपति या व्यक्तिगत या निजी हित का ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार भारतीय जनता जो है वो पर्याप्त सीमा तक जागरूक है और जागरूकता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, और जागरूकता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाए, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा सागोरकर, निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।